अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमैर अनवर और आप देख रहे हैं टी मॉर्निंग और मैं हूं मेहर। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जिस तरह से कुछ दिन पहले बारिशों का सिलसिला चला फिर थम गया, लोगों ने बड़ी दुआएं की हुमैर कि ये तूफान कराची की तरफ रुख ना करे, और खुदा का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि इस तूफान ने अपना रुख मोड़ लिया। अच्छा, वैसे मैंने आपको पहले ही बोला था ये गुलाब जो है ना वो अपना नाम बदनाम नहीं करेगा, ये फूल ही रहेगा, ये तूफान में नहीं बदलेगा। लेकिन उसके बाद बहुत सारे तूफान आए, वो मैं और आप हम सब ही जानते हैं। लेकिन आज अपने शो में हम बात करेंगे कुछ करंट हैपनिंग्स जो पॉलिटिकल ग्राउंड में हो रही हैं, जो क्रिकेट के ग्राउंड में हो रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। अच्छा हुमैर, कल मैं आपको मैसेज कर रही थी व्हाट्सएप पे, आपने रिप्लाई नहीं किया मुझे। अच्छा, रिप्लाई मैं कैसे करता? मैं पहले तो यही समझता रहा कि मेरा अच्छा आप ये समझ रहे होंगे शायद कि महर मुझे रिप्लाई नहीं कर रही है ना। नहीं, मैं पहले ये समझता रहा कि शायद इंटरनेट बंद है। okay. अच्छा इंटरनेट बंद है तो मैंने वो स्विच कर लिया अपने वाईफाई से, मैं अपने 3G पे चला गया। लेकिन जब 3G पे भी व्हाट्सएप ना चला तो मुझे थोड़ी सी ना तशवीश हुई, टेंशन हुई। मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ लग रही है और ये गड़बड़ जो है ना वो सीरियस नौयत की है। फिर मैंने आसपास लोगों से, खास तौर पे अपने बहन भाइयों से पूछना शुरू किया। मैंने कहा क्या आप लोगों के व्हाट्सएप चल रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मैंने जीएम साहब को भी कॉल की तो मैंने अपने जीएम साहब को कॉल की। मैंने कहा सर क्या आपका व्हाट्सएप चल रहा है? तो उन्होंने कहा मैंने देखा नहीं। मैंने कहा सर आप चेक करें, व्हाट्सएप कनेक्टिंग लिखा आ रहा है बट कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, मैं बहुत रिलैक्स मूड में ना, मैंने कहा ये व्हाट्सएप पे कोई हैपनिंग नहीं हो रही, किसी का मैसेज नहीं आ रहा, क्या सब सो गए हैं, कहाँ है सब? अब मैं बार बार मोबाइल उठाकर देख रही हूँ जी, ना फेसबुक रिस्पॉन्ड कर रहा है, ना इंस्टाग्राम, ना ही अपना व्हाट्सएप। तो कल जो थी मुकम्मल खामोशी हो गई। लेकिन बाद में ट्विटर पे जो तूफान आया है, लोगों के तासुरात सामने आए हैं, लोग तो 3 घंटे में फेड अप हो गए। भाई 3 घंटे तो बहर बहुत लंबा टाइम है। जो पहला घंटा था ना उसमें ही फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई था कि किसी से राब्ता नहीं हो रहा था। अच्छा, किसी ने अगर किसी को मैसेज किया, की बात बताऊं, मुझे 1 घंटे के बाद पता चला तो मैं उस वक्त तक सुकून में थी और मैं रिलैक्स थी। मैंने कहा शायद कोई इंटरनेट का मसला है इसलिए कुछ मैसेज नहीं आ रहे। आप इतना डिपेंडेंट हो गए हैं। अच्छा, मुझे ना सुकून भी था आपकी तरफ से। मैंने कहा हुमैर मुझे तंग नहीं कर रहे, आराम से सुकून करो, चिल करो। ये बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा, डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं हम इन प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे, कि अगर कोई 2 मिनट 3 मिनट का टाइम है, मैं कल नोट कर रहा था कि हम हर 1 मिनट के बाद मोबाइल उठा के देखते हैं। हमारी लाइफस्टाइल्स जो हैं वो डिजिटल हो चुकी हैं, कैसे हो गए हम लोग, हो चुकी हैं। और कोई आसपास बैठा हुआ भी हो, वी आर लीस्ट बॉदर्ड, हमने अपने मोबाइल में ध्यान देना है, उसको एंटरटेन करना है। तो ये एक बहुत अजीब सा सिनेरियो बनता जा रहा है। अच्छा, और पता नहीं कुछ एंजाइटी से होने लगती है, मोबाइल क्यों नहीं, मैसेज क्यों नहीं आ रहा, फोन क्यों नहीं आ रहा। मतलब ऐसा होता है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, आई एम श्योर आप सबके साथ होता होगा, क्योंकि कल जो 3 घंटे में हलचल देखिए ना, वो घर का इतना छोटा हो चाहे सबसे बड़ा हो, सब परेशान इधर उधर। अच्छा, वैसे तो घर में सब कोने कोने में नजर आते थे ना, अब जब सब कुछ बंद हो गया तो सब एक साथ कल लॉन्च में बैठे हुए नजर आ रहे थे, व्हिच इज वेरी गुड। अच्छा, ये चीजें देखा जाए तो ये पॉजिटिव भी था। जैसे महर ने कहा कि सारे लोग इकट्ठे हुए, सेल फोन्स को साइड पे रखा। लेकिन वो जो टेंशन और एक एलिमेंट दिमाग में है ना कि शायद मेरे कोई मैसेजेस आने हैं, कोई काम सुबह के ना रुक जाए, पेंडिंग में चले जाए, या फिर इस तरह के कोई मैसेजेस डिले हो जाए। लेकिन जैसे ही व्हाट्सएप ऑन हुआ है, फिर हुमैर ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन खैर ऐसा तो होता ही रहता है। हाँ जी, काम बहुत जरूरी है। अच्छा, इसकी वजूहात भी सामने आई। वजूहात ये सामने आई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जब डाउन हुए तो लोगों की तरफ से तो बहुत सी बातें की जा रही थी ट्विटर पे, लेकिन जो कहने वाले हैं वो कहते हैं कि फेसबुक पे कोई अपडेट्स आई, और ऐसा नाकिदीन का कहना है कि फेसबुक पे जो अपडेट्स थी उनकी वजह से ये तीनों प्लेटफॉर्म्स क्योंकि इंटरकनेक्टेड हैं, एक ही कंपनी ओन करती है, तो ये तीनों प्लेटफॉर्म्स इसी वजह से डाउन। अच्छा, इसका एक सियासी पहलू भी हमारी थोड़ा सा सियासी पसे पर्दा जो है वो बहुत सारी बातें हुई हैं, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे जो मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, एक तरफ तो हमने अभी देखा था कि ग्रीन लाइन बसेस आई, फिर उसके बाद उसकी इनॉग्रेशन हुई, बड़ी शानदार हुई, उस पर वेल डन। और दूसरी बात ये कि अभी बहुत सारे हम देख रहे हैं मंसूबे आ रहे हैं हुकूमत की जानिब से, जिसमें कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कल किया वजीर आजम इमरान खान साहब ने कल एक तहकीकाती कमीशन भी कायम किया है। अच्छा, वो इतने सारे काम कर रहे थे और आज उनका बर्थडे भी है। अच्छा, यस, आज उनका है बर्थडे, तो बहुत सारी इमरान खान साहब को मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे। एग्जैक्टली, हैप्पी बर्थडे टू यू, और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको इसी तरह से हम देखें कि आप आगे भी मंजिलें अपनी तय करें। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि 700 लोगों के 700 पाकिस्तानीज के नाम इस लिस्ट में आ जाना, पहले आपने देखा हमने
2016 में भी पनामा पेपर्स आए और उसमें भी बहुत तहलका मचाया और काफी सारी अप्स एंड डाउन्स हमने देखे कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में खास तौर पर बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि 700 लोगों में जिसमें बिजनेसमैन भी हैं, ताजिर हजरात हैं और बहुत से वज़रा भी अब शामिल हैं, बहुत से पॉलिटिशियंस के नाम भी आ गए हैं उसमें और डिफरेंट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के नाम भी अब इस लिस्ट में सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि 700 एक बहुत बड़ा नंबर है। क्या पिछली बार की तरह सवाल यहाँ ये बनता है कि जिस तरह पनामा पेपर्स में नाम आए और खास कुछ चंद लोगों को टारगेट किया गया और बाकी के जो लोग थे वो कहीं पसे पर्दा बहुत पीछे चले गए, क्या इस बार भी ये जो तहकीकाती कमीशन बनाया गया है और ये जो सेल बनाया गया है जो खान साहब को रिपोर्ट करेगा, वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट करेगा अपनी तहकीकात के बाद, क्या ये तहकीकात उस तरह फुल प्रूफ या मुकम्मल तौर पर की जाएंगी, ये देखना बहुत जरूरी है। और इसमें ऐड करना मैं ये चाहूंगी कि जिस तरह से पनामा लीक का शोर उठा था, बहुत हाइप क्रिएट हुई थी, लेकिन अभी हम पेंडोरा पेपर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा कामनेस नजर आ रही है। अच्छा, सबसे जरूरी बात ये कि आखिर ये पेंडोरा पेपर्स हैं क्या, और ये जो ऑफशोर कंपनीज हैं ये क्यों बनाई जाती हैं, इनकी आखिर क्या वजूहात होती हैं, और क्या ये जो ऑफशोर कंपनीज होती हैं क्या ये करप्शन का एक रास्ता है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का एक रास्ता है, इस पर भी आपको बताएंगे। 1 करोड़ तकरीबन 19 लाख दस्तावेजात जो हैं वो सामने आई हैं और इसमें 700 के करीब पाकिस्तानी शामिल हैं, जिसमें वफाकी वुज़रा है, मावनीन है, नवाज शरीफ के दामाद भी हैं। ICIJ प्लेटफॉर्म है जिसके तहत इंटरनेशनल कंसोर्टियम फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ये एक प्लेटफॉर्म है जो काम कर रहा है, जिसने पनामा लीक्स भी जारी किए और पनामा के बाद आपने देखा कि जो दुनिया की ग्लोबल पॉलिटिक्स थी उस पर बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट सामने आए, खासतौर पर पाकिस्तानी सियासत पर बहुत बड़े इम्पैक्ट्स आए। अब देखना ये है कि ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं, पेंडोरा लीक्स हैं, ये किस डायरेक्शन में जाती दिखाई देती हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन उस तरह शफाफ अंदाज से की जाएगी? क्योंकि खान साहब वादा कर चुके हैं इक़्तिदार में आने से पहले, और ये वादा आप देखना है कि पूरा होता है कि नहीं होता, क्योंकि वादा ये किया गया था कि तहकीकात मुझसे शुरू होंगी और मेरे वज़रा तक। वाह, क्या बात है, कहा गया था। अब लेट्स सी ये वादे कितने पूरे होते हैं। अच्छा, लेकिन मजे की बात ये का इंतजार है हाँ, कि जब ये तहकीकात हो रही थी तो इमरान खान साहब के हवाले से कोई दस्तावेजात सामने नहीं आई हैं जी। और इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो, आपने टाइम निकाला। सर, ये बताएं कि 700 से जायद पाकिस्तानियों के नाम आ जाना, अब जाहिर सी बात है हमारे सामने पनामा लीक्स भी हैं और ये नाम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ से दौलत बाहर लेकर के जाते हैं और बाहर बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको ऐसे रास्ते बताते हैं जिससे वो टैक्स बचा सके, न सिर्फ बाहर बल्कि यहाँ पर भी। यही चीज हमने पैनामा में जब देखी थी तो पैनामा में सिग्निफिकेंस ये थी कि उस वक्त के वजीर आजम की फैमिली का नाम आया था और फिर हमने देखा कि उससे एक सिलसिला शुरू हुआ जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर खत्म हुआ और वहाँ के साबिक वजीर आजम को जो है उन्हें नाअहल करार दिया गया। अब सूरत हाल थोड़ी सी फर्क है। अभी नाम तो आए हैं, तकरीबन 3 वज़रा हैं, एक वजीर की फैमिली के, एक सीनियर वजीर है पंजाब के, उनका आया है, और अपोजिशन के 2 लोग हैं उनका आया है, जो कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स का भी आया है साबिक, उसके अलावा कुछ ब्यूरोक्रेट्स है। तो जिस तरह की एक्सप्लेनेशन अब वो दे रहे हैं, अब देखना ये होगा कि उन्होंने कम अज कम जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं या जो दूसरे साबिक मिलिट्री अफसरान हैं, उन्होंने अपने गोश्तवारों में और जो टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं उसमें ये चीज डिक्लेयर की है या नहीं। सही। अच्छा मुबश्शिर साहब, ऑफशोर कंपनीज क्या होती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, इनका मकसद और मतलब क्या है? क्या करप्शन करना होता है या मनी लॉन्ड्रिंग करना होता है? देखिए, इनका मकसद तो सिंपल होता है कि आपको बहुत से ममालिक इस वक्त दुनिया में ये चीज आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप ऑफशोर कंपनी के तहत हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कीजिए, जायदाद ले लीजिए, आप और कुछ जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। और वो सिर्फ वो यही चीज बहुत से यूरोपीय ममालिक में हो रही है, खुद बरतानिया में बहुत ज्यादा इसका रुझान है। तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में भी कंपनीज हैं
और हमने देखा दूसरी जगह भी है। तजाद के लिए अब एक इलीगल तरीका नहीं है, क्योंकि वजह यह है कि इसमें वेस्टर्न कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने इसको एक लीगल तरीका तस्वुर कर लिया है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अगर आपके कंपनी जो है वो बना सकते हैं, उसमें कोई मुजाहिदा नहीं है, ताहम उसको आपको एफटीआर या अपने टैक्स रिटर्न में शो करना होता है। अगर आप शो नहीं करेंगे और वो ऑफशोर कंपनी बनाएंगे और उनके थ्रू पैसा बाहर लेके जाएंगे, तो वो जुर्म तस्वुर होगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सा पैसा ऐसा होता है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी यहाँ से आप कुछ पैसा करप्शन के तहत कमाएं और उसको आप बाहर भिजवाएं। बाहर वाले जो है वो ये चीज जाहिर है नहीं देखते कि पैसा कहाँ से आ रहा है, वो ये देखते हैं कि कितना पैसा आ रहा है। अगर पैसा बहुत ज्यादा है तो आप जो है बहुत कुछ भिजवा सकते हैं, और बाहर ममालिक में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपको फैसिलिटेट करेंगे इस पैसे को ले जाने के लिए। सर ये बताइएगा कि अब वज़ीर आज़म साहब की जानिब से भी बहुत से स्टेप्स लिए गए, और जाहिर सी बात है एक अब सेल बना दिया गया है, तहकीकाती कमीशन बना दिया गया है कि वो तहकीकात करेंगे, अपनी रिपोर्ट सबमिट कराएंगे, जिसमें FBI भी है, FIA भी है, और जाहिर सी बात है अब ये सारे इदारे जो हैं वो इस तहकीकाती कमीशन का हिस्सा हैं। अब आपको क्या लगता है, खान साहब की तरफ से जब इक़्तिदार पे आने से पहले वादा किया गया था कि अगर कोई करप्शन स्कैंडल सामने आता है तो सबसे पहले वो अपना एहतसाब करेंगे और फिर अपने वज़रा का एहतसाब करेंगे, अब ज़ाहिर वज़ीरों के नाम तो आ गए हैं, क्या उस तरफ जाता दिखाई देता है आपको मामला कि एहतसाब किया जाएगा और अपने घर से किया जाएगा शुरू? देखिए, उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं होगा। ये दो चीजें हैं, उनके ऊपर प्रेशर बेतहाशा होगा कि आपने जो एहतसाब के नाम पर बकौल अपोजिशन एक विच हंट शुरू की हुई है या सियासी इंतकाम का आप निशाना बना रहे हैं, और आप जो एहतसाब है वो सिर्फ अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनका कर रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। मगर वो क्या कर सकते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2018 में जब वो वज़ीर आज़म बने थे उनसे उन्होंने दोबारा ये बात की थी कि उनकी हुकूमत जो है ऐसे लोगों के जिनके नाम पैनामा में आए हैं, जो बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। तो यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है, अभी तो ये तय होना बाकी है कि कितने लोग इन 700 पाकिस्तानियों में से ऐसे हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर अपना पैसा बाहर भिजवाया, कितने ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स अथॉरिटीज के सामने, पाकिस्तानी टैक्स अथॉरिटीज के सामने उसको शो किया। तो ये दो चीजें हैं, पहले एक्सरसाइज होगी, लेकिन जिस तरह से हुकूमत ने रिएक्शन दिया है, मेरा नहीं ख्याल के इनसे कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीज निकलने वाली है। सही। अच्छा मुबश्शिर साहब, जब पैनामा लीक्स का हमने देखा उस वक्त बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई, लेकिन अभी इस वक्त थोड़ा सा सुकून का माहौल बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा था कि फ़ौरन इस्तीफ़ा दीजिए, लेकिन अब तहकीकाती एक सेल बनाया गया है जिसकी निगरानी वो खुद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये तहकीकाती जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ तक आगे बढ़ेगी? क्योंकि हमने माजी में देखा है कि नैप हो या चाहे FBA हो, वहाँ के जो जिम्मेदारान होते हैं उनको उनका तब्दील उनको कर दिया जाता है। 7 मरतबा हमने देखा है चेयरमैन आए और गए। तो क्या आपको लगता है कि ये मामला भी कुछ इसी तरह से चलेगा आगे? जी, मुझे ऐसा ही लगता है। आप बिल्कुल वजह कह रही हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि ये जो सूरत हाल, खान साहब ने कौन सी ऐसी बात है अपनी जिसके बरखिलाफ उन्होंने काम नहीं किया। मुझे एक बात बता दें, तो अपोजिशन में खड़े होकर चीजें कहना बहुत आसान होता है, मगर यहाँ पर अपने ही साथियों के खिलाफ एक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है। और खान साहब ने, मैंने अभी तक तो नहीं देखा कि उन्होंने कोई एक्शन लिया हो। मिसाल दे दूं आपको, शुगर कमीशन, आटा कमीशन, फ्लोर मिलर्स हैं, शुगर मिलर्स हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ रिपोर्ट बनाई गई बल्कि कहा गया कि 150 अरब ये अवाम की जेब से निकाल के ले गए, इन्होंने ये कर दिया। मुझे बता दें, क्या किसी एक को सजा हुई? नहीं हुई। तो लिहाजा हमारा निजाम जो है उसके अंदर ये कैपेसिटी है ही नहीं कि वो इस तरह के बड़े चोरों को सजा दे सके। बड़े चोरों से मुराद अशराफिया है
जो इस मुल्क को लूटती है उसका ताल्लुक कहीं से भी हो सकता है, वो सियासतदान भी हो सकते हैं, वो सही। इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, वो बिजनेसमैन भी हो सकते सर ये बताइएगा, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। अब ये बताइएगा कि क्या कोई कानूनी पेचीदगियां हैं या फिर कोई एसओपीज ऐसे बनाए ही नहीं गए, ऐसे कानून साजी की ही नहीं गई, या फिर जाहिर सी बात है जिस तरह आपने कहा कि कोई एक्शन लिया नहीं जाता तो इसे हर दफ़ा निगलेक्ट कर दिया जाता है। अब ज़ाहिर है निगलेक्ट कर दिया जाएगा तो यकीनन ये नंबर्स उसी तरह बढ़ते जाएंगे, कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा बाकी लोगों को भी कि वो भी ऑफशोर कंपनियां बनाना शुरू कर दें। जी ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे मुल्क में भी आपको बेशतर ऐसे टैक्स माहिरीन मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आप पैसा किस तरीके से बाहर लेके जा सकते हैं। जी हमारे जो कवानीन हैं उनमें कहाँ कहाँ लूप होल्स मौजूद हैं जिसको एक्सप्लॉइट करते हुए आप पैसा लेके जा सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो साबिक FBI चेयरमैन शब्बर ज़ैदी खुद भी एक टैक्स जी एक्सपर्ट है, और वो बारहा कहते हैं कि वो पाकिस्तानियों का बहुत सा पैसा लेकर के गए दुबई में, बाहर ले गए वो, और दूसरी जगह लेकर के गए। तो देखिए, जो यहाँ पे टैक्स एक्सपर्ट्स हैं उन्हें पता है कि जी क्या लूप होल्स है और किस तरीके से पैसा बाहर ले जाया जा सकता है। सही। जो बाहर बैठे हुए हैं, जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट इंश्योर करनी है किसी भी मुल्क में, जी वो इस बात पे इंश्योर करते हैं कि आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो जी उस मुल्क की टैक्स अथॉरिटी की जानिब से। तो जब दोनों मुल्कों की टैक्स अथॉरिटीज या टैक्स आपके जो ऑफिसर्स हैं वो हेल्प आउट करें आपको एक ऐसा काम करने में जो बज़ाहिर इखलाकी तौर पर तो एक जुर्म है, जी मगर कानूनी तौर पर उस वक्त तक जुर्म नहीं है जब तक आपने वो चीज डिक्लेयर ना की हो। अगर आप डिक्लेयर कर लें तो आप कुछ भी लेके जा सकते हैं। सर डिक्लेयर तो तो मेरे ख्याल में जब कर पाएंगे ना जी जब मनी ट्रेल शो कर सके। अब ज़ाहिर है मनी ट्रेल शो करना भी बहुत मुश्किल काम है। आपने माजी में भी देखा जो केसेस चले और जिस तरह ख़ास किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को भी टारगेट किया गया। अब क्या इस तरफ इस दफ़ा भी ऐसे चांसेस हैं कि ख़ास तौर पर किसी टारगेट ग्रुप को फोकस किया जाएगा, ना कि सारे जो 700 अफराद हैं इनकी तहकीकात की जाएंगी? जी, मेरे ख्याल में अगर वजीर आजम अपने साथी वज़रा की ही तहकीकात कर लें तो उनकी बड़ी कामयाबी होगी। वो भी मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी अच्छा मगर एक दफा फिर एतबार कर लेते हैं वजीर आजम साहब पे जब वो सही। कह रहे हैं कि वो तहकीकात करेंगे, खुसूसी जी जी निगरानी करेंगे। मगर खुसूसी निगरानियां उन्होंने पहले भी बहुत की हैं, जैसे मैंने सही। आपको बताया शुगर कमीशन हो गया, आटा जी कमीशन हो गया, DRT का मामला हो गया, मालम जब्बा का मामला हो गया। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में रिपोर्ट्स आती रही। तो सही। वो अपने जो उनको तोहफे मिले हैं बैरून मुल्क से, जी उनको वो शो नहीं कर पा रहे। जी उस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो उन्होंने खुद बनाया और सही। बड़े धूम धड़क्के से बनाया कि जनाब बिल्कुल ये मैं बना रहा हूँ इदारा, और आज के बाद जो है शफाफियत बिल्कुल होगी। ऐसे। जब वजीर आजम खुद अपने तोहफों का हिसाब नहीं दे रहा, तो आपके ख्याल में वो अपने वज़रा से उन चीजों हाँ का हिसाब लेकिन लेंगे? लेकिन मेरा नहीं लगता। मुबश्शिर साहब घबराना नहीं है, एतबार ही करना है हमने। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत अपने फैसले कर रही है, इमरान साहब बहुत एक्टिव नज़र आए। कल उन्होंने फौरी तौर पर तहकीकाती कमीशन सेल एक कायम कर दिया। साथ ही हमने और हैपनिंग्स भी देखी। उन्हीं की पार्टी में से आमिर लियाकत साहब ने फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया, और वजह जब उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता, वरना पूरा पाकिस्तान, इस वक्त पूरा मुल्क हिल जाएगा। आपको क्या लगता है ये जो पेंडोरा बॉक्स है ये खोला जा रहा है पेंडोरा बॉक्स बंद करने के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं देख सकते। आमिर लियाकत की ट्रेनिंग MQM की है, जी जी और जो कराची में रहने वाले हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये इनका पुराना तरीका है कि अगर सही आपने कहीं अब कुछ तवज्जो हासिल करनी है जी तो आप जो है इस्तीफा भिजवा दें। सही और वो आमिर लियाकत ने वो इस्तीफा इमरान खान को भिजवाया, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को नहीं भिजवाया। जी अगर वो सीरियस होते कि वो वाकई इस्तीफा दे रहे हैं वो तो तो वो कहते हैं सीधा सीधा कि वो तो कहते हैं कि अब अगर वजीर आजम मुझे बुलाएंगे भी और उनकी अहलिया भी बुलाएंगी तो मैं नहीं जाऊंगा। जी, ये इसका बादी नजर में इसका मतलब ये है कि वजीर आजम साहब मुझे बुलाएं। सही। ये सारे पैम्परिंग उसका चाहते तो हैं वो थोड़ी। जी, बिल्कुल वो तवज्जो चाह रहे सही हैं, क्योंकि कराची में जो है ज्यादा इन्फ्लुएंस इस वक्त अली जैदी का है या गवर्नर इमरान इस्माइल का है, तो वो और जिसकी तरफ वो खुद भी इशारा कर चुके हैं। तो आमिर लियाकत की जो पार्टी में स्टैंडिंग है गालिबन वो उससे नाराज हैं, और इस बात से भी नाराज हैं कि वजीर आजम उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे। जी जी लेकिन जी जाहिर है वजीर आजम के पास और भी काम होते हैं। आमिर लियाकत साहब के पास तो सिर्फ पूरे साल में रमजान ट्रांसमिशन ही होती है ना,
तो वजीर आजम के पास और भी काम जी। करने होते हैं। सही। तो राइट सर, आमिर निहत्तर साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में ये सब कुछ तवज्जो हासिल करने के लिए कर रहे हैं। आप सही। देखेंगे कि वो अटेंशन registration सीकर को बने हुए या वो। तो एग्जैक्टली और दूसरा ये कि वो वहां से फोन कर देंगे वजीर आजम साहब हद से हद, तो वो खुश होकर वो कहेंगे कि हाँ जी मुझे यकीन दिलाया गया कि नहीं तो 6 राइट। महीने बाद आपके ये तो दोबारा ये वो- ये सही। तो बड़ा आपने स्क्रिप्ट बता दिया पूरा जी, ना, जी। आगे क्या होने वाला है। सर कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब आईसीआईजे की तरफ से मजीद कोई इस तरह के लीक्स एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, या फिर अभी कुछ टाइम खामोशी रहेगी और उसके बाद फिर आगे एक्सपेक्ट करेंगे कि इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स मजीद लीक किए जाएं? देखिए कुछ वक्त तो लगेगा। मसला ये होता है कि आपको समझना होगा ये लीक्स आती कहाँ से। जी ये बेसिकली जो हैकर्स होते हैं वो हैक करके किसी भी चीज का और वो फिर आईसीआईजे को देते हैं। जी अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा एथिकल हैकर्स। जी जी वो एथिकल हैकर्स ये होते हैं कि जो जो कानून वालों को मदद करते हैं और उस जो एथिकल हैकिंग करते हैं बेसिकली, तो वो लोग ये करते हैं। विसल ब्लोअर कोई उनसे राब्ता करता है मुबश्शिर या साहब, ये है कि वो ये एथिकल हैकर्स की आपने बहुत अच्छी बात की। कल जो व्हाट्सएप सर्विस बंद हुई है तो ट्विटर पे बड़ा रुझान था, लोग अपने तासुरात कुछ इसी तरह बयान कर रहे थे कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा था जिससे ट्रांसफर करने या कर दिया गया है, उससे बचाया गया है। आप क्या कहेंगे इस पे? जी देखिए बिल्कुल ये बातें तो हो रही हैं जी। मगर अभी वो चीज सामने आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। वो क्योंकि सामने अभी आती तो, नहीं है मुबश्शिर साहब, बातें कहाँ आती हैं सामने ये सारी बातें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन ये कि कल जब ये हुआ और जाहिर है 2019 के बाद सबसे बड़ा शटडाउन था, ये फेसबुक, जी। इंस्टा, व्हाट्सएप, एवरीथिंग वाज क्लोज। तो वो जो है उन्होंने जब वहां से ये चीज हुई तो जाहिर है स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि किसी ने हैक कर दिया है, बल्कि यहाँ तक खबरें आ गई कि डार्क वेब पर हैकर्स जो है जी जी वो बिल्कुल। 1.5 बिलियन लोगों का जी, जी। डेटा जो है वो सेल भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे। मुमकिन है ये हुआ हो। अभी तक जो तावील पेश की गई है फेसबुक वालों की तरफ से वो जी। ये है कि हमारे राउटर्स की रिकॉन्फ़िगरिंग हुई और उस रिकॉन्फ़िगरिंग के दौरान ये सब कुछ हुआ। जाहिर है ये तावील फिलहाल जो है वो उस वक्त एक आध दिन में ही जज की जी। जाएगी जब अंदर का ही कोई बंदा बताएगा कि हुआ सही। क्या था। जी जी तो फिलहाल तो मामला खासा मुश्तबा लग रहा है और जैसे ही ये चीज सामने आएगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त जो है कितना आसान है हैकर्स के लिए और या एआई एक्सपर्ट्स के लिए कि जी। वो किसी भी सिस्टम में घुसकर और अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं। राइट सर, ठीक है। राइट सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू थी। और यकीनन ये वो पॉइंट्स हैं सारे बिल्कुल। जो जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तहलका मच जाता है बिल्कुल आलमी ऐसे ही है। सियासत में, और और इस वक्त और भी मुल्कों के बहुत सारे जो नाम हैं, ख़ासतौर पे 700 लोग पाकिस्तानीज़, इनके नाम आ जाना यकीनन बहुत लेकिन हुमैर वहीं पे पनामा भी एक बहुत जबरदस्त हंगामा जी। खेज तहलका खेज मचा देने वाली एक रिपोर्ट थी, लेकिन उस पे भी हमने ये देखा कि जो है सारी बातें जो थी वो धरी की धरी रह गईं। किसी को हमने देखा नहीं कि किसी की जी। गिरफ्तारी अमल में आई हो या किसी के खिलाफ कोई बिल्कुल जी। कार्रवाई ली गई हो, क्योंकि जो ये सिलसिला है लीक्स का, ये इंफॉर्मेशन जो लीक्स हो जाती हैं, ये हर दौर में, हर सियासी दौर में हमने देखा है कि कुछ ना कुछ इस तरह का धमाका खेस इंकशाफात होते ही आए हैं। राइट तो जी, लेट्स सी बिल्कुल। ये आईसीआईजे अपनी तहकीक में कहाँ तक कामयाब होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। जनाब, क्रिकेट के मैदान से बहुत बड़ा एक इवेंट सामने आ रहा है। वर्ल्ड T20 मैचेस होने वाले हैं और इन मैचेस में हर मैच अपनी एक खुसूसियत रखता है, लेकिन 24 अक्टूबर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उमैर, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का आमने सामने टकरा होगा। और कल तो जिस तरह से आपने देखा है सोशल मीडिया पर एक हलचल मची हुई थी टिकट्स के लिए, बरपा था और टिकट्स जो है खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया की वो 2 घंटे में ही बिक गई, 2 से 3 घंटे में बिक गई। अब यहाँ पे शोरिया मचा सोशल मीडिया पे कि हम तो अभी प्लान कर रहे थे, लोग ट्विटर सार्फिन जो है वो लिखते रहे कि अभी तो प्लानिंग चल रही थी, हम देख रहे थे कि टिकट्स कब कौन से किस इंक्लोजर की ली जाएं, फैमिली के मेंबर्स के साथ प्लानिंग हो रही थी कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इतने में पता चला जी टिकट्स ही सारी बिक गई हैं और जो तैयारियां हैं वो सारी धरी की धरी रह गई। और जो शायकीन है वो जिनको मिल गई टिकट्स उनको हम बहुत सारी विशेष कहते हैं, बड़े खुशनसीब लोग हैं। जिनको नहीं मिली
वो जाहिर सी बात है बहुत कोई परेशान बात नहीं, है बेटर लक्स फॉर द नेक्स्ट टाइम। Exactly. आप इंतजार कीजिए एक और बड़े इवेंट का। अच्छा, हम स्टेडियम में शोर सुनेंगे 24 अक्टूबर को, और इस पूरे वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में हम देखेंगे कि क्या क्या हैपनिंग्स होंगी। लेकिन साथ ही साथ अगर पीसीबी क्रिकेट बोर्ड की बात कर लेते हैं तो वहां पर भी बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। रमीज राजा साहब जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव की तलाश में है। साथ ही साथ उन्होंने वार्न किया है मुलाजमीन को कि अखराजात को फौरी तौर पर कम किया जाए। बिल्कुल जी। अच्छा महर, ये सीईओ साहब का मुझे जो होता है ये डेफिनेटली पीसीबी में एक बहुत रिस्पेक्टिव और बहुत ज़बरदस्त अंदाज से इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। उनकी बहुत सी ड्यूटीज़ भी हैं, लेकिन क्या चेयरमैन साहब के होते हुए ये ओहदा, मैं हमेशा ही सवाल करता हूँ, मेरा नॉलेज थोड़ा लिमिटेड है, मुझे सारी सी बात है ये चीज़ें डेफिनेटली पूछनी है रमीज़ राजा साहब से कि चेयरमैन पीसीबी के होते हुए सीईओ साहब की जो ड्यूटीज़ हैं खास तौर पे वो क्या हैं, किस तरफ ये डायरेक्शन जाती है। अच्छा, वैसे आप अगर ये अभी सवाल करेंगे ना रमीज राजा साहब से, वो आपको कहेंगे डू इट और लीव इट। अच्छा जी, ये तो रमीज राजा साहब कर सकते हैं बिल्कुल जी। यस, अभी वो फुल एक्शन में आए हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर उन पे बहुत प्रेशर है, खास तौर पे पहला महीना है, वो कहते हैं कि बहुत साल लगे, मुझे लगता है कि बहुत सालों पर मोहित है मेरा पहला महीना। अच्छा, कल उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि नेशनल स्टेडियम के बराबर में होटल बनेगा और उसके लिए उनको ताजर बरादरी की मदद चाहिए, और उसकी इस अपील पर बहुत सारे लोग सामने भी आए उनकी मदद के लिए, तो व्हिच इज वेरी गुड और ये बहुत अच्छा है। हाँ, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कम्यूट करने में जाहिर सी बात है जो सिक्योरिटी मसाइल पैदा होते हैं, टीम को होटल से बहुत दूर से ले जाया जाता है स्टेडियम तक और फिर पूरा शहर बंद किया जाता है, इससे भी ये जो चीज़ है ये भी खत्म हो जाएगी। और जाहिर सी बात है अगर साथ ही होटल होगा तो प्लेयर्स भी सेफ फील करेंगे कि वहीं से उतरे, प्रैक्टिस की। किसी के पास बहाना नहीं होगा ना कि हमें रास्ते में थ्रेड है और फिर कोई बगैर खेले हुए नहीं जाएगा। वेल, क्रिकेट की गहमा गहमी हमारे मुल्क में एक त्यौहार की तरह मनाई जाती है, जैसे हम ईद सेलिब्रेट करते हैं, बकरीद सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह हम क्रिकेट का जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है तो हम सब लोग उसी तरह तैयारियां करते हैं, जिस तरह ईद पे कपड़े सिलवाते हैं, चूड़ियां खरीदते हैं। तैयारियों की जहां तक बात है, हाँ, टी शर्ट्स खरीदने में बहुत मुकाबलेबाजी होती है। मेरी तो बहुत होती है मेरे दोस्तों के साथ, क्योंकि जाहिर है जिसको पहले ओरिजिनल मिल जाती है, या ओरिजिनल क्या होती है आई एम नॉट श्योर ओरिजिनल होती है नहीं होती, लेकिन बहरहाल जो सबसे महंगी टी शर्ट होती है ना, हम उसे ओरिजिनल कंसीडर करते हैं और फिर मुकाबलेबाजी होती है कि तुमने कितने की ली, तुमने कितने की ली, और कोई बताता नहीं है कीमत। अच्छा, एक दफा तो ऐसा भी हुआ है कि एक दोस्त ने बहुत इतनी ज्यादा कीमत बता दी कि फिर उस पे उनकी क्लास ली गई कि इतनी महंगी टी शर्ट तो ओरिजिनल वाली भी नहीं है, फिर आपने कहाँ से ले ली? हाँ, वो कहते हैं ना महंगी चीज आपको नजर आ जाती है, लेकिन आप जो है, खैर एनीवेज ये हमारा आपस का चलता रहता है दोस्तों में इस तरह की बातों पर। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हुमैर, वो ये है कि 70% शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में आने की इजाजत विद कंप्लीट SOPs मिल गई है। तो अब यही है कि तो अब आवाम पर भी डिपेंड करता है कि भाई आप जरूर, वैक्सीन लगी हुई है तो जा सकते हैं, हाँ, नहीं लगी हुई तो घर पे बैठ कर बुरी बात और अगर आपने फौरन जाके लगवाएं वैक्सीन, क्योंकि ये इतनी जरूरी है। दुनिया जो है अब पूरी इसी पे रिलाई करती है, क्योंकि जाहिर है दुनिया का निजाम कोविड ने आके डिस्टर्ब किया था, अब वो नॉर्मल सी की तरफ दोबारा आ रहा है, तो मैच जरूर देखने जाएं। लेकिन अच्छी बात है ना कि 2 साल से कोई इवेंट्स नहीं हो रहे थे कोरोना की वजह से, लेकिन जिस तरह से अभी वैक्सीनेशन का सिलसिला हुआ, हुकूमत को भी एक इत्मीनान हुआ कि उसने इन तमाम चीजों के लिए स्टैंड लिया। अब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जहां पर आपके लिए एक इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो अब आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो आप स्टेडियम में आए तो प्रॉपर मास्क हो, सैनिटाइजर आपके पास हो, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके साथ भी मास्क हो, सैनिटाइजर हो, ताकि जो दूसरे आपके क्योंकि सीट्स आपको पता है स्टेडियम में क्या हाल होता है, रश लोगों का, मास्क जहां होना चाहिए वहां वही होना चाहिए, नीचे ना हो बिल्कुल। आपकी जो थोड़ी है इसको कोई जरूरत नहीं है कोविड प्रोटेक्शन की, नाक और मुंह पे आपका मास्क होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ये एक बहुत बड़ा अब अलमिया भी बनता जा रहा है, लोग मास्क तो पहनते हैं लेकिन वो सही पोजीशनिंग नहीं होती, फिर उस तरह उस SOPs फॉलो नहीं किए जाते, वो बस एक फॉर्मेलिटी है कि जी पहना हुआ है। अपने आप को भी महफूज रखें, SOPs अगर फॉलो करने तो पूरी तरह किए जाएं, और अगर नहीं करने तो फिर जाहिर सी बात है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, अभी तो इतना अच्छा ट्रेंड आ गया है कि लोगों ने मास्क में भी फैशन के ट्रेंड ढूंढना शुरू कर दिए हैं। आपका ड्रेस जैसा है उसी से मैच करता हुआ आपने मास्क लगाया हुआ है, तो मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, हम मास्क लगा के जाएंगे, हमारा फेस नहीं दिख रहा। अरे आप बड़े सिक्योर हैं मेरे ख्याल से इस हवाले से। रश इतना है,
आप अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपको पता है ये एक दूसरे से फैलने वाली चीज है। और स्टेडियम में बहुत रश होता है। हम चाहते हैं कि हम अमन का पैगाम दे रहे हैं जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करके, तो दुनिया देखे, इसकी अक्कासी हो कि एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप अपने जलवे और अपने रंग दिखाने को है, और डेफिनेटली बहुत अच्छा इवेंट होगा। इतने अरसे के बाद ये इवेंट आ रहा है, और जो शायकीन क्रिकेट हैं, खासतौर पे स्पोर्ट लविंग नेशंस हैं, वो यकीनन बहुत एक्साइटेड हैं। और अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि 24 अक्टूबर को है, यकीनन वो जीत पाकिस्तान की ही होगी, और पाकिस्तान देखा जाए तो ज्यादा बेहतरी रखता है इंशाअल्लाह ताला। और कॉन्फिडेंस के साथ हमारे प्लेयर उतरने जा रहे हैं इंडिया के खिलाफ। अच्छा उमर, क्रिकेट की बात हो रही है, और क्रिकेट में वही लोग सर्वाइव करते हैं जो फिट होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और जो फिटनेस की बात आती है तो हमारे माइंड में एक चीज आती है कि आखिर फिटनेस को बरकरार रखने के लिए और इसको अपनाने के लिए हमारे पास ऐसी क्या एक इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जिसको आप आसानी से अडॉप्ट कर लें, अपना लें, और वो हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए। जैसे आप फिटनेस का ख्याल रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी डाइट का भी ख्याल रखूँ, और खास तौर पर जिम भी जाया जाए, लेकिन जाहिर है वो फिर आपको पता ही है कि रेगुलर होना किसी चीज में बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, क्योंकि रूटीन इस तरह की होती है, क्योंकि जाहिर है आप काम कर रहे होते हैं, और फिर लेट वर्किंग आवर्स में भी अगर आप चाहते हैं तो फिर कुछ दिन स्किप हो जाते हैं, कुछ दिन नहीं। लेकिन यकीनन ये बहुत जरूरी है, जैसा बहन ने भी कहा कि फिटनेस खासतौर पर बहुत जरूरी है। ना सिर्फ अगर आप खेल ना भी रहे हो, अगर आप प्लेयर नहीं भी हैं किसी चीज के, तो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी अपनी लाइफ में जरूर रखें। योगा कर लें, आप घर में बैठे बैठे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अच्छा, आपने कभी योगा किया? लेटे कर सकते हैं। मैंने योगा नहीं किया, बट आई यूजुअली डू जिमिंग। मैं जिम जरूर करता हूँ, वेट पर मशीन्स, हाँ मशीन्स वगैरह पे। ओके। अच्छा, अब ये यहाँ पे बहुत एक कॉन्सेप्ट है जो कि बड़ा अजीब सा है। कुछ लोग कहते हैं कि मशीन्स करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं, सिर्फ मैनुअल वर्कआउट करना चाहिए जिसमें मशीन का कोई अमल दखल ना हो। अच्छा, एक तासुर ये भी है कि अगर आप मशीन पे वर्कआउट करते हैं तो बहुत जल्दी आपका वेट डिक्रीज होता है, और बहुत सारी जो कैलोरीज हम मैनुअल से वो हम मशीन से बर्न कर सकते हैं इजीली। और अच्छा, एक तो बात हो गई एक वर्जिश की कि आपको 1 घंटा अपने लिए निकालना ही निकालना है, लेकिन क्या सिर्फ वर्जिश जरूरी होती है? क्या एक मुफीद खुराक, एक प्रॉपर डाइट इसमें कितना मावन किरदार अदा करती है? अच्छा, डाइट के हवाले से होता है, हम लोग बहुत यूजुअली सुबह के टाइम पर जो भी मिल रहा होता है, बिस्किट्स मिल रहे होते हैं, चिप्स भी हाथ आ जाते हैं, तो हम लोग खा लेते हैं। हम बहुत केयरलेस हैं। एग्जैक्टली, व्हेन इट कम्स टू डाइट तो बहुत केयरलेस एटीट्यूड तो क्या ये ठीक है? ठीक सही तो हम अपने गेस्ट से पूछेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है शायद ठीक नहीं भी है, क्योंकि हमें अपनी जो खाने की रूटीन है उसे खास तौर पर बहुत हेल्दी रखना चाहिए। और कहा जाता है कि अच्छा, हमारी रूटीन उल्टी है, नाश्ता बिल्कुल नहीं करते, लंच फिर भी कर लेते हैं, और फिर जो डिनर है वो बहुत हैवी करते हैं, हालांकि उल्टा होना चाहिए। और नाश्ता आप हैवी करें, लंच आप बिल्कुल नॉमिनल, और फिर डिनर में एहतियात करें कि ज्यादा ना खाया जाए, क्योंकि सो जाते हैं ना। मेरी एक डॉक्टर से बात हुई तो मुझे वो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे यहाँ ना दोपहर के खाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ आप जो अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यही है कि सुबह का नाश्ता आप बादशाहों की तरह करें, और रात का खाना आप भूखों की तरह खाएं, और जो दिन का खाना है उसमें आप जो है वो हल्का फुल्का फ्रूट्स खा लें, सैलेड्स खा लें, या फिर आप कोई स्नैक अपना ऐड कर लें, लेकिन दिन के खाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, आई नीड टू आस्क, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिटनेस ट्रेनर आयशा से पूछेंगे कि आखिर उमर क्या करेंगे हम लोग विंटर्स में, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखेंगे। आयशा, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा, क्या करें हम, मौसम बदल रहा है, विंटर्स आ रहे हैं, डाइट प्लान बताएं कोई अच्छा सा। एक्चुअली डाइट प्लान तो हर बॉडी टाइप डिफरेंट होता है, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि मेरे पास एक्चुअली कभी कभी क्लाइंट्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, या तो फिर ऐसा होता है कि ना बहुत ज्यादा स्लिम होते हैं, बट हर बॉडी टाइप डिफरेंट होता है, तो उनको उसी लिहाज से डाइट देनी पड़ती है। अच्छा, आपने कहा कि बहुत ज्यादा स्लिम भी होते हैं, आप भी एक जगह जगह हम देख रहे हैं कि उसमें हेल्दी होने के एड्स भी लगे हुए हैं दीवारों पे इधर उधर। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि आयशा के कौन लोग हैं जो हेल्दी होना चाहते हैं। इनफैक्ट हेल्दी होना इज अ गुड थिंग, बट मोटा होना, ओबीज होना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर वेट को रिड्यूस करना। अगर वेट की रिडक्शन की बात करें तो घर पे रहते हुए कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? घर पे रहते हुए सबसे अच्छी बात तो आजकल इंस्टाग्राम है, गूगल है, और आप इसी पे सर्च कर सकते हैं। बट रीजन ये है कि काफी लोग ये समझते हैं कि अगर हम लोगों का स्टमक बाहर आ रहा है तो हम उसी पे काम करेंगे,
बट ऐसा नहीं, हमारी पूरी बॉडी को जो वर्कआउट की नीड है, तो जस्ट आप एक काम कर सकते हैं कि अलग अलग डेज बना दें कि इस दिन मुझे आर्म्स का वर्कआउट करना है तो स्टमक करना है या Very फिर good. लेग्स करनी है। सही। अच्छा आयशा, क्योंकि देखें अभी मौसम बदल रहा है, अचानक से थोड़ा सा सर्दी का भी एहसास हो रहा है, रात में ठंड सी लगने लगती है, हल्की हल्की सी। तो सर्दी में अक्सर ये एक तासुर है कि भूख कम हो प्यास कम हो जाती है, भूख ज्यादा लगने लगती है, तो ऐसे में अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल करेंगे? डाइट जो है आप 2-2 घंटे बाद की मील्स होती हैं जी। जैसे लाइक मॉर्निंग में उठेंगे, आपने ब्रेकफास्ट किया, उसकी डाइट अलग है, 2 घंटे बाद अलग मील है, उसकी अलग है, तो वो पूरा 2-2 घंटे के लिहाज से पूरा दिन डिवाइड हो जाता है। इसमें आयशा 2-2 घंटे की आपने बात की है, अब होता ये है कि मुझे भी इंस्ट्रक्टर ने कहा कि जी आपने पोर्शंस में मील लेना है। अब मेरे पोर्शंस जो थे ना वो डिवाइड नहीं हुए बल्कि और एनहेंस हो गए। मैंने 3 मील्स तो अपने साथ साथ ही रखे, उसके अलावा भी खाना शुरू कर दिया और एकदम से मुझे लगा कि एक हफ्ते के अंदर बहुत वेट गेन हो गया। ये जो मिसकंसेप्शन है इसे भी क्लियर करना जरूरी है कि जो आप खाते हैं क्या उसको ही पोर्शंस में डिवाइड कर देना चाहिए? जी, आप उसी को कर लें जो आपकी डाइट दी हुई है। उसके अलावा अगर आप कुछ और लेंगे अनहेल्दी तो ऑब्वियसली वो तो आपका वेट गेन होगा। सही। अच्छा आयशा, ख़वातीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा कॉन्शियस ख़वातीन होती हैं इस एतबार से कि मैं मोटी हो रही हूँ और अब मुझे दुबला होना है। ये एक बड़ा तासुर है हमारी सोसाइटी में कि अच्छा, मैंने बात लड़कियों को देखा है कि वो अपने आप को दुबला करने के चक्कर में डाइटिंग कर रही हैं, जिसकी वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं। आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी कि वो डाइट जिसमें भूख हड़ताल है वो वाली डाइट, या प्रॉपर आपके पास एक फूड सप्लीमेंट हो, एक प्रॉपर डाइट हो, वो करनी चाहिए? एक प्रॉपर जो डाइट होती है वो सही होती है। भूख हड़ताल जो होती है वो अनहेल्दी होता है, उससे ये होता है कि आप कमजोर हो रहे, बट आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है बॉडी में। सही। अच्छा, हमारे यही कॉन्सेप्ट है कि खाना छोड़ देंगे तो हम दुबला हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, वो है बस। अच्छा, एक्सरसाइजेस का बताएं ना, अगर हम जिम भी करते हैं तो जिम में कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? मशीन्स ना भी इस्तेमाल करें, और अगर मशीन्स इस्तेमाल करें दोनों बताइएगा कि मशीन्स के साथ साथ कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, खासतौर पर जो एक्स्ट्रा फैट है या कार्ब्स एकदम इकट्ठे हो जाते हैं बॉडी के अंदर और फिर आप ओबीज एक आप किलो आना शुरू हो जाती है। इसको किस तरह काटा जाए बहुत मिनिमल रिसोर्सेज के साथ? अच्छा, जो हमारा एक्स्ट्रा फैट है वो ज्यादा कार्डियो से ही जाएगा। कार्डियो से हो जाएगा, पहले आप कार्डियो करेंगे, उसके बाद जब आपकी बॉडी जो है टोन होने लग जाएगी उसके बाद आप वेट लिफ्टिंग करेंगे। सही। अच्छा, कोई एक ऐसी डाइट बताएं जो, मैं अपने मतलब का सवाल पूछ रही हूँ, ख़वातीन के मतलब का सवाल, जिससे थोड़ी स्किन आपकी ग्लो करे, ठीक है ना, और आपके बाल ग्रो करें, कुछ इस तरह का कोई एक ऐसा जबरदस्त सा एक फूड बताइए जो इस सीजन के एतबार से भी हो, इजी अवेलेबल भी हो। अच्छा, अगर वेट रिड्यूस करना है तो बनाना जो है वो जैसा आप हाफ लें। ठीक है। हम ये करते हैं कि बनाना ले लेते हैं पूरा, बट वो नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें फैट होता है। दूसरी चीज ये है कि अगर स्किन की बात करें तो सुबह उठ के डिटॉक्स वाटर पिएं। वेरी गुड। डिटॉक्स पिएं, उसके बाद जो है आप ओट्स लें, ओट्स के साथ आप फ्रूट्स ले सकते हैं मॉर्निंग में। देन उसके बाद जो है लंच में जो है आपका चिकन है, चिकन के साथ आपका सैलेड है, सैलेड जो है आपकी स्किन बहुत अच्छी करेगा। ग्रीन सैलेड, बिल्कुल। अच्छा, ग्रीन सैलेड के बारे में बहुत बातें होती हैं कि सैलेड के ग्रीन सैलेड हो तो उसमें चिकन भी ऐड हो, तो प्रोटीन की मकदार पूरे दिन में हमें कितनी लेनी चाहिए? वो बॉडी टाइप पर होता है, बॉडी टाइप। लेकिन मैक्सिमम अगर हम एक नॉर्मल बंदे की बात करते हैं जिसका 52 वेट होता है, स्पेशली लड़कियों में यही वेट होता है हमारे यहाँ। जी जी। तो 250 ग्राम आप जब सैलेड ले रहे हैं तो उसमें 250 ग्राम जो है वो चिकन ऐड कर सकते हैं, चिकन, बट जस्ट एक मील में। अच्छा आयशा, आप अपनी रूटीन बताइएगा, क्योंकि देखने वाले जाहिर सी बात है आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं कि हमारी जो गेस्ट हैं या हमारी जो गेस्ट स्पीकर्स हैं वो किस तरह अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। तो आप अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताएं कि आपका सुबह उठने के बाद क्या रूटीन होता है, क्या खाती हैं, किस तरह लेती हैं? एक्चुअली मैं सुबह सबसे पहले उठ के जो है डिटॉक्स वाटर पीती हूँ, फिर उसके बाद जो है मेरे बॉयल एग्स होते हैं, उसके बाद मेरा ब्लैक कॉफी होती है। ठीक है। तो बस ये है कि उसके बाद वही मील्स और हैं। बाकी जो मील्स हैं आपके वो चिकन और सैलेड्स। अच्छा, तो सारा दिन चिकन और सैलेड चलता है बस? अभी जो चल रहा है हो जाती खा के चिकन एक ही तरह का खाना? नहीं, एक्चुअली जो है जब रिड्यूस करना होता है तो पूरा वीक जो हम डाइट पर होते हैं, बट जब हमें मसल को खाना चाहिए होता है हम फिर चीट करते हैं वो संडेज को। सही, संडे को चीट कर लेते हैं जी, क्योंकि हमें मसल को भी तो फूड चाहिए होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि आपने बहुत सारा वेट गेन कर लिया तो आप उसको काटने के लिए कार्डियो करना है या मशीन्स इस्तेमाल ना करें, मशीन्स ये कर देती हैं, हाइट रोक देती हैं, ये सारी चीजें। ये मिसकंसेप्शन जरा क्लियर कीजिएगा।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी हाइट रोक देती है। हाइट जो है आपके एज वाइज से ही होता है और ज्यादातर जीन्स में होता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि हाइट रुक जाती है, कुछ भी है। उसके अलावा जो जिनको रिड्यूस करना है वो कार्डियो करें। कार्डियो के साथ अगर वो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वेट थोड़ा कम रखें, क्योंकि वेट ज्यादा रखेंगे तो उससे आपका मसल गेन होगा, उससे जो है आप और मतलब मोटे हो जाएंगे। अच्छा आयशा, कुछ खवातीन, मैं भी जाती हूँ जिम, तो वहाँ मैं देखती हूँ बहुत मोटी मोटी आंटीज आती हैं, बोलना नहीं चाहिए, मोटी आंटीज से मैं पहले माजरत चाहती हूँ, मतलब वेट ज्यादा होता है उनका। अच्छा, वो उनका मैंने एक प्रैक्टिस देखी है कि वो आती हैं, मशीन्स करती हैं और फिर उसके बाद 2 हफ्ते गायब हो जाती हैं। फिर जब वो 2 हफ्ते बाद आती हैं तो वो और वेट गेन करके आती हैं, फिर वो और 2 हफ्ते जो है मशीन्स करती हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाती हैं। ये क्या है, ये किस तरह से अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन बॉडी में जो जिस तरह का डिजास्टर आता है वो काबिले दीत है भाई, वो क्या है, वो कैसे हो एक्चुअली जाता है? क्योंकि वो जस्ट मशीन्स कर रही होती, मोटी आंटियां जो आप कह रही हैं, वो एक्चुअली नाराज हो जाएंगी कार्डियो कर रही हैं, बट ओबीस कह सकते हैं हम, वेट ज्यादा होना जाहिर सी बात है। अब कोई इतना शेमिंग की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि जाहिर है अब बहुत से ब्रांड्स ने भी ये चीज इंट्रोड्यूस करा दी है कि दे आर वर्किंग अगेंस्ट बॉडी शेमिंग, और ये बहुत अच्छी बात है कि अब एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज भी ब्रांड्स की शक्ल में और मॉडल्स की शक्ल में सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये सारा रुझान जिसकी आप बात करें ना, बॉडी शेमिंग की, जो घर में खवातीन है जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उन्होंने अपने आप को इतना मसला बनाया हुआ है। जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको इतना कोई मसला नहीं है, वो कहती हैं जी गुड टू गो। अच्छा, वैसे जो घर वाली खवातीन है वो ज्यादा काम करती हैं तो बाहर खवातीन जो काम कर रही हैं, क्योंकि जाहिर है उन्होंने घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालना है। लेकिन इसका क्या मतलब है, आप क्या कहना चाह रहे हो, जो बाहर काम करती हैं वो घर नहीं संभाल सकती या घर का काम नहीं कर सकती? मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क नहीं जी, करती हैं, मल्टीटास्किंग होती हैं खवातीन, और नाराज हो जाएंगी सारी खवातीन। आपसे होंगी नाराज क्योंकि आपने अभी उनको मोटी आंटीज कह दिया। नहीं, वो तो मैं मना लूंगी उनको, बाद में मैंने उनके लिए ये एक सेगमेंट भी तो रखा है ना कि आप देखिए और मुस्तफीद हो, तो ये सारा। अच्छा आयशा, आप बताइए कि एक आइडियल डाइट, ठीक है ना, शॉर्टली एक आइडियल डाइट क्या होगी, और वेदर चेंज जो हो रहा है उसमें हमें अपनी स्किन का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? स्किन का ये है कि ज्यादा पानी पिए, ये है कि पानी नहीं पीते स्किन जो है आपके पानी से ही अच्छी होगी। सही। वही डिटॉक्स नहीं पिए तो आप नॉर्मल पानी ज्यादा से ज्यादा पिए तो आपकी स्किन ज्यादा। अच्छा, डिटॉक्स की एक शॉर्ट सी रेसिपी बता दें जो जिनको नहीं मालूम। क्यूकम्बर एंड जिसको हम पुदीना कहते हैं, क्यूकम्बर हो गया, पुदीना हो गया, अदरक हो गया, ये, और इसके अलावा भी अगर आप फ्रूट्स कुछ ऐड कर सकते हैं तो कर लें, बट वो ज्यादा नेसेसरी नहीं है। अच्छा आयशा, ये चीजें पानी में तो हम ऐड करके ले लें, इसको डाइट का हिस्सा भी बनाना चाहिए, क्योंकि जाहिर है अच्छा एक और चीज भी है कि खाने के साथ साथ जाहिर है सैलेड भी खाते हैं, फिर वो खाने के साथ सैलेड खाना चाहिए, अलग से लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अब अगर खाने के साथ भी ले रहे हैं तो चलें एक फ्लेवर के तौर पे ले रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं दे रहा, आपको फ़ायदा नहीं दे रहा, क्योंकि आप कार्ब्स भी उसी तरह ले रहे हैं, आप फैट्स भी ले रहे हैं, सारी चीज़ें एक साथ ले रहे हैं। तो क्या इसको अलग अलग डिवाइड कर देना चाहिए कि अगर अगर आप डाइट ले रहे हैं तो वो जस्ट आपका सैलेड और आपका चिकन साथ में है, इफ आप डाइट ले रहे हैं। उसके अलावा अगर आप डाइट नहीं ले रहे तो जाहिर सी बात है आप जब सारा साथ खाना खा रहे हैं तो आप सैलेड भी साथ खा लें। सही। अच्छा आयशा, जब आपके पास क्लाइंट आते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरा इतना वेट है, इसको इतना कम कर दें, तो आप प्रॉपर कोई डाइट प्लान देते हैं उनको फॉलो करने के लिए? एग्जैक्टली, उनका बॉडी टाइप होता है जो तो मुझे डाइट बनानी पड़ती है। अच्छा, स्पेशली आप बनाते हैं? exactly. तो वो कितने अरसे में प्रोड्यूस कर लेते हो? वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। अच्छा आयशा, ये बताएं कि जब कोई क्लाइंट ऐसा आता है कि वो आया, आपके पास बहुत ज़्यादा वेट था, फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद उसने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया डाइट प्लान भी और साथ साथ वर्कआउट भी, और जब वो वेट कम हो गया तो वो क्या तासुरात होते हैं, ज़रा हमसे शेयर करें। वो ज़्यादातर ये होता है जब वेट लूज हो जाता है तो क्लाइंट्स चले जाते हैं, फिर जब दोबारा गेन होता है तो वो दोबारा आ जाते हैं। ओके, सही, ये है राइट जी, ठीक है। तो दोबारा जब आते हैं हम उन्हें डांटती वाटती नहीं है कि तुमने खराब कर दिया हमारी। तो मैं ड्यूरिंग वर्कआउट भी कहती हूँ कि आप डाइट करें, इफ डाइट नहीं करे, वर्कआउट सही नहीं करे, तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे आपके पैसों की कोई नीड नहीं है, मेरे सामने आप जा सकते हैं। जबरदस्त, ऐसा होना चाहिए इंस्ट्रक्टर जिसने कह दिया भाई मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, आपकी हेल्थ ज्यादा। ऑब्वियसली रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते तो फायदा क्या है। सही, बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू आयशा, बहुत शुक्रिया। और यकीनन ये ऐसा टॉपिक है जिसमें जितनी हम ज्यादा बात करें, टाइम बहुत कम होता है, बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत से सवाल होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर बॉडी टाइप डिफरेंट है
और इंसान जब फिटनेस की बात करता है ना तो वो अपने आप को भी रिलेट करना शुरू कर देता है कि मैं किस तरह फिट रह सकता हूँ। अच्छा, मजे की बात ये है कि हुमैर बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल से कन्विंस होते हैं कि वो एक्सरसाइज करें, बिल्कुल ऐसी है, कन्विंस ही नहीं होते। अब फिटनेस की ही बात हो रही है तो हमारे पास जो अगले मेहमान हैं और जो अगली हम स्टोरी करने जा रहे हैं वो फिटनेस के बगैर बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम टाइकोंडो और जाहिर सी बात है मार्शल आर्ट्स की बात करने जा रहे हैं, जिu-jitsu की बात करने जा रहे हैं। ये सारे वो स्पोर्ट्स हैं कि जिसमें फिटनेस इतनी ज़रूरी है कि अगर आप फिट नहीं है ना तो यू कैन एक्चुअली एंड अप ब्रेकिंग योर बोन, या फिर आपका कोई ना कोई इंजरी आपके चांसेस हो सकते हैं। और फिर सारे वेट कैटेगरीज होती हैं, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपने वेट भी मेंटेन करना है, अगर ज़्यादा है तो कम कर लें, कम है तो बढ़ा लें। तो ये बहुत मुश्किल तरह की स्पोर्ट्स मानी जाती है जिu-jitsu जो है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे बहुत ज़बरदस्त से दो प्लेयर्स जिन्होंने आलमी सतह पर रिकॉर्ड कायम किया, चैंपियंस बनकर ये वापस आए, इनसे बात करेंगे। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं जिu-jitsu चैंपियंस, 5th एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले दिलावर खान सन्नान और मोहम्मद अली। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने शो में टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। ये बताएं कि जिu-jitsu यकीनन बहुत एक यूनिक सी स्पोर्ट्स मानी जाती है और पाकिस्तान की तरफ से 8 एंट्रीज होती हैं 5th एशियन चैंपियनशिप में और सबके सभी गोल्ड मेडल्स लेके आते हैं। क्या एहसासात हैं, ख़ास तौर पर सॉरी गोल्ड मेडल नहीं, ब्रॉन्ज मेडल्स लेकर आते हैं, क्या एहसासात हैं ये बताइएगा कि जीत के आना और फिर मुल्क का झंडा जो है वो लहराना आज़ाद फ़िज़ाओं में और उसको रिप्रेजेंट करना? ये एक बहुत प्राउड मोमेंट होती है हमारे लिए भी और पूरी कंट्री के लिए भी कि जब आप पोडियम पे खड़े हुए होते हैं और आपका फ्लैग रेज हो रहा होता है वहाँ पे। लेकिन होपफुली हम टारगेट गोल्ड को करके गए थे, ब्रॉन्ज मेडल आए, लेकिन इंशाल्लाह अपकमिंग इवेंट्स में अब मेरे मुंह से निकल गया गोल्ड, तो आपने गोल्ड लेके आना है इंशाल्लाह। राइट। अच्छा अली, आप अपनी अचीवमेंट बताएं, आपने जो अचीव किए हैं, आप जो मेडल्स लेकर आए उस हवाले से आप बताइए। मैंने थाईलैंड ओपन वर्ल्ड रैंकिंग 2018 में हुआ था, उसमें 2 सिल्वर मेडल्स लिए थे। ग्रेट। देन एशियन चैंपियनशिप कजाकिस्तान 2 ब्रॉन्ज मेडल। देन 2019 में यूनिवर्सिटी वर्ल्ड कप हुआ था, मैंने उसमें 1 सिल्वर मेडल लिया था। और अभी 2021 में एशियन चैंपियनशिप हुई थी अबू धाबी में, इसमें मेरे 2 ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मार धाड़ वाले जो गेम्स हैं ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, जो देखने वाले हैं जाहिर सी बात है वो भी ऑप्ट करना चाहते हैं। जिu-jitsu बहुत यूनिक सा नाम है, फिर मार्शल आर्ट्स की अगर बात करें तो फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। डर नहीं लगता था जब स्टार्ट करने लगे थे, तो कोई डर होगा, खौफ होगा, या पेरेंट्स ने कोई ऐसा रिएक्शन दिया हो, या फिर दोस्त यारों ने कहा हो नहीं जी इस गेम को ऑप्ट ना करें, हाँ कुछ भी हो सकता है, हड्डी टूट सकती है? नहीं, डर की पेरेंट्स ने तो मना नहीं किया, बल्कि एडमिशन कराने वाले ही पेरेंट्स थे। अच्छा, जबरदस्त। उन्होंने खुद एडमिशन करवाया था। मेरे फादर बहुत इन्वॉल्व खुद तो नहीं रहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, लेकिन मुझे बहुत इन्वॉल्व करके रखा है उन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में। ठीक है, तो ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, उन्हीं की दुआएं हैं, और बस हम अचीव जो कर रहे हैं वो सब उन्हीं की वजह से है। अच्छा दिलावर, अबू धाबी में अभी एक आप लोग का इवेंट होने वाला है अनकरीब, स्पॉन्सर की किल्लत है, उस हवाले से बताइएगा कुछ। स्पॉन्सरशिप की तो बहुत मुश्किलात आते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, लेकिन लास्ट टाइम जैसे हमें यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट किया था, कराची यूनिवर्सिटी ने, तो अब देखें इस वाले इवेंट में उम्मीद है बहुत जगहों से, अब देखें आगे क्या होता है। अच्छा दिलावर, ड्यो जो मेंस आपका था, ये जाहिर सी बात है आप एज ए कपल आपने ये कंपटीशन जीता, अब कितना मुश्किल हो जाता है एक दूसरे को सपोर्ट करना वहाँ पे, क्योंकि जाहिर है बीच में भी ऐसे मराहिल आते होंगे, ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब कोई एक प्लेयर कहीं पे वीक दिखाई दे या दूसरे प्लेयर को बैकअप करने की ज़रूरत हो, किस तरह ये कॉम्बो बनता है? कॉम्बो इसका इस तरह बनता है कि हम तकरीबन पूरा टाइम, यानी तकरीबन साल से ज़्यादा हम लोग इस पे पूरी ट्रेनिंग पूरे फोकस से कर रहे होते हैं। तो फुल हमारा टारगेट है कोऑर्डिनेशन बनाना, किस वक्त क्या करना है, कहाँ पे टाइमिंग मैच करनी है, कहाँ दूसरे को कवर अप करना है। तो प्रॉपर एक ट्रेनिंग करके एक शेड्यूल के साथ जाते हैं, तो इस तरह हम परफॉर्म करते हैं पूरा डुओ सिस्टम। सही। अच्छा अली, क्योंकि आप लोगों का जब ये इवेंट हुआ उस वक्त उससे पहले के हालात बहुत ख़राब थे, कोरोना था, बिल्कुल गेम्स वगैरह की कोई एक्टिविटी हो नहीं रही थी, हुकूमती सतह पर भी कोई पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आ रही थी। आप लोगों ने जो ट्रेनिंग ली है, क्या वो कोई तरबियती कैंप था जिसमें आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है? और ट्रेनिंग के हवाले से कुछ बताइएगा, जो लोग आपको देख रहे हैं वो सुनना चाहेंगे अगर वो इस गेम में इंटरेस्टेड हो तो।
नहीं, हमारा कोई गवर्नमेंट कैंप वगैरह नहीं था। सही। हम जो अपनी रेगुलर ट्रेनिंग हमारे क्लब में करते हैं कराची मार्शल आर्ट्स एकेडमी में, तो हम वही डेली बेसिस पे अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। वो भी डिस्टर्ब थी कोरोना की वजह से, कभी लॉकडाउन लग रहे थे, कुछ हो रहा था। सही। लेकिन जो है वो फिर हम जब ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हुई तो फिर हमने ट्रेनिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मॉर्निंग भी कर रहे थे, फिर इवनिंग भी कर रहे थे। सही। तो इस तरीके से हमने जो है वो फिर टेक ओवर किया अपनी ट्रेनिंग को। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सही। अच्छा अली, ये बताएं कि इंजरीज भी होती हैं, जाहिर सी बात है, इस तरह का गेम है कि इंजरीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोई अगर ये गलत स्टेप ले लिया या कोई ये गलत मूव ले ली तो इंजरीज़ हो जाती हैं। किस तरह की इंजरीज़ हैं? अगर कोई आना भी चाहता है वो ये सोच के नहीं आता कि बहुत मुश्किल गेम है, शायद बहुत ख़तरनाक किस्म की इंजरीज़ भी हो सकती हैं, तो ज़रा उनको भी गाइड करें। और ज़ाहिर इसमें सेल्फ़ डिफेंस का भी एक एंगल है इस गेम में, ज़रा उस हवाले से भी बताइएगा। हाँ जी, इंजरीज का फैक्टर तो देखें हर स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है कि आप अगर बिगनर लेवल पे हैं तो आपको डायरेक्ट जो है वो एडवांस ट्रेनिंग कराई जाए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप लेवल वाइज चल रहे हैं बिगनर से फिर आप एडवांस पे जा रहे हैं तो इंजरीज के चांसेस कम होते हैं। अब अचानक से अगर कोई इंजरी हो जाए तो उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। हम इतने सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमें अभी भी इंजरी हो जाती है, हमें नहीं पता चलता कि अचानक से इंजरी हो गई। अब वो ट्रेनिंग में तो फिर भी हमें नहीं पता चलता क्योंकि बॉडी आपकी वार्म अप हुई भी होती है। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी फिर वार्म अप खत्म होता है, आपकी बॉडी ठंडी होना शुरू होती है, तो फिर पता लगता है कि आज ही इंजरी हो गई है। सही। अच्छा दिलावर, अगले इवेंट की क्या तैयारियां हैं? आप लोग कौन सा इवेंट करने जा रहे हैं? अगले इवेंट की भी तैयारी भरपूर अभी चल रही है और सेम इवेंट में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि अभी हमने रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल लिया है इसमें। तो अगली वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो इंशाल्लाह हम गोल्ड की टारगेट से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह गोल्ड लेके आएंगे इंशाल्लाह। राइट। अच्छा, अब ये भी बता दें कि जो यंग बल्कि बच्चे आना चाहते हैं इस तरफ, कौन सी एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया है और कब से सीखना शुरू कर सकते हैं इसको? हमारे क्लब में तो तकरीबन 3 साल के बच्चे भी आते हैं, 5 साल के भी आते हैं, तो कोई एक स्पेसिफाइड कोई एज लिमिट नहीं है। 3 साल 5 साल के 3 बच्चे? साल का बच्चा? बच्चे पेरेंट्स आते हैं, बच्चों को छोड़ कर चले आते हैं, वो बस ऐसे ही घूमते रहते हैं, सबको देखते रहते हैं। वहीं से बच्चे का माइंडसेट बनता है कि उसने आगे क्या करना है। इतनी उन्होंने कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करना होता, बस माहौल में एडजस्ट होते हैं और वहीं माहौल में एडजस्ट होते होते वहीं से उनका एज बढ़ती रहती है, उनका वर्कआउट स्टार्ट होता है वहीं से, और वो उसी तरह एक एथलीट बन जाता है बड़े होते होते। और वर्कआउट कितनी देर का होता है? अगर एक जिजित्सु प्लेयर गेम की तरफ आ रहा है या आना चाहता है तो कितनी देर के वर्कआउट्स डेली उसको करने पड़ते हैं? क्योंकि ज़ाहिर साथ साथ स्टडीज़ भी हैं, साथ साथ और काम भी हैं। अगर वो सारे कामों को साथ रखकर इस गेम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो कितना टाइम लगे उसे डेली देना है? एक्सरसाइज वर्कआउट के लिए ये आपके टारगेट पर डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। अगर आप किसी इवेंट के उसमें जा रहे हैं तो आपकी तकरीबन दिन में 5 से 6 घंटे आपको ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल आपने फिजिकल अपनी फिजिकल उसके स्ट्रेंथ के लिए कर रहे हैं, नॉर्मल उसके लिए फिटनेस के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए मैक्सिमम 2 घंटे 3 घंटे बहुत हैं। सही। नॉर्मली हमारा इवेंट नहीं होता तो हम लोग 4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम, लेकिन जब इवेंट करीब आता है तो हम 2 से 3 घंटे अपनी ट्रेनिंग के बढ़ा देते हैं। सही। अच्छा दिलावर, एक परसेप्शन है, मुझे ऐसा लगता था, मुझ जैसे और भी लोग होंगे वो ऐसा सोचते होंगे, जो इस तरह के लोग होंगे वो उनका बड़ा फिजिक बड़ा कोई भारी भरकम सा होगा और बड़े जानदार। लेकिन हम आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोग माशाल्लाह से स्लिम स्मार्ट, कैसे लड़ते हैं आप लोग, क्या करते हैं? बस यही तो मिसकॉन्सेप्ट है लोगों में कि जो मार्शल आर्ट्स वाले होंगे वो बहुत हैवी बल्कि होंगे, वो बॉडी बिल्डर्स होते हैं। लेकिन मार्शल आर्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत बड़ा किरदार है, तो इस वजह से क्या खाते हैं आप लोग, ये बताएं जल्दी से। नॉर्मल डाइट से प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा ज्यादा होता है। कितने अंडे खा जाते हैं एक दिन में? 6-7 पर ब्रेकफास्ट। अपनी मुर्गियां पाली हुई हैं? नहीं। अंडों का खर्चा ज्यादा है घर में। मुर्गियां पालना थोड़ा मुश्किल है, अंडे ज्यादा आसानी से अवेलेबल होते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपने डाइट के तो चले जिक्र किया, इसमें वेट कैटेगरीज भी है ना जी? तो किस वेट कैटेगरी की आप लोगों ने कम्पीट किया और कौन कौन सी वेट कैटेगरीज हैं, और क्या उसमें एडजस्टमेंट भी बड़ी मुश्किल हो जाती होगी कि आपने वेट कम करना है, वेट बढ़ाना है? इसमें सबसे ज्यादा इशू वेट कम करने का होता है, क्योंकि जैसे मैं -69 में खेलता था किसी टाइम पे, अब मैं खेल रहा हूँ -77 में। जैसे एज बढ़ती जाती है उस तरह वेट कैटेगरी भी आपकी इंक्रीज होती रहती है। अब जैसे अली है,
ये 56 में खेलता है, ये मेंटेन है इसमें। सही। मैं 69 में खेलता था, अब एज इंक्रीज अच्छा ये बता 50 वाले खेल सकते हैं नहीं खेल सकते? बिल्कुल 50 केजी वाले फीमेल्स के अलग वेट्स हैं, मेल्स के अलग वेट्स हैं। खेल सकती है ना 50 केजी की खवातीन। अच्छा ये आपने कहा कि दोनों अलग अलग वेटिंग कैटेगरीज में खेलते हैं, ये जो वेइंग कैटेगरीज है दोनों अलग अलग, फिर आपने ड्यू कैसे खेला? क्योंकि जाहिर है ड्यू तो फिर अलग अलग वेट नहीं थे। डुओ के अंदर वेट कैटेगरी नहीं होती, इसके अंदर बस 2 पेयर होते हैं, अब उसके अंदर वेट का कोई लेना देना नहीं है, बस आपने आगे परफॉर्म करना है, आपके अपने पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी है तो आप परफॉर्म करते हैं। अच्छा उसमें कोई वेट कैटेगरी नहीं, दखल नहीं होता। नहीं। सही। राइट। तो अभी जो इवेंट होने वाला है उस हवाले से बताइए, वो उसकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं, आप लोगों की पार्टिसिपेशन किस हद तक है उसमें? तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी चल रही है, फुल फोकस्ड है अभी, क्योंकि बिल्कुल सर पर है इवेंट, तकरीबन नेक्स्ट मंथ के बिल्कुल स्टार्ट में इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो फुल फोकस चल रहे हैं, प्रॉपर डाइट चल रही है, प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही है, 2 टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग भी और इवनिंग भी। क्या बात है, यानी कि मॉर्निंग में भी अंडे, इवनिंग में भी अंडे? नहीं वो अलग अलग डाइट है, अलग अलग टाइम है, सुबह अलग डाइट होती है, दिन में अलग, शाम में अलग, तो प्रॉपर डाइट भी जरूरी है, डाइट के बगैर क्योंकि फिर ट्रेनिंग होती नहीं है, तो बहुत जरूरी है। ठीक है अली और दिलावर, बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे स्टार्स हैं, हमारे चैंपियंस हैं, और हम चाहते हैं कि अब नेक्स्ट जो कंपटीशन है उसमें आप डेफिनेटली सारे के सारे जितने आप अभी कांसी का तगमा लेकर आए ना, आप गोल्ड जब लेकर आए आप हमारी तरफ से 12 अंडे खाएं रोज, लेकिन आप हमें गोल्ड मेडल चाहिए। और ये अंडे जो है ना महर स्पॉन्सर करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने टाइम निकाला और शो में हमारा साथ दिया। देखिए ये जो जितने हमारे प्लेयर्स हैं, हमारे जो ग्रीन ब्लेजर पहने हुए लोग हैं जो जाते हैं मुल्क का नाम रोशन करते हैं, यकीनन इनको और कुछ मिले ना मिले लेकिन आम पब्लिक की तरफ से, हमारी तरफ से, सब लोगों की तरफ से सपोर्ट जरूर मिलनी चाहिए, सराहा जरूर जाना चाहिए उनको, और ये इसी चीज से बेहतरी की तरफ जाती है। बिल्कुल। और आज सराहने का दिन है टीचर्स को, आज टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज हम सल्यूट करते हैं उन तमाम असातिज़ा को जिन्हें रूहानी वालिदैन कहा जाता है, जिनका एक बड़ा अमल दखल है हमारी ज़िंदगियों को एक मशले राह देने के लिए, एक नया रास्ता दिखाने के लिए। कहते हैं कि उस्ताद ज़िंदगी को गुम राहों में से निकाल कर एक मुस्तहकम राह की तरफ गामज़न करता है। तो दुनिया भर में आज असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है, और इस मौके पर उमर आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा, मुझे मेरे टीचर्स याद आ गए जब आप ये बात बता रही हैं, और डेफिनेटली वो टीचर्स आप ज़्यादातर वक्त जो है ना वो अपने असातिज़ा के साथ गुजारते हैं, अपने वालिदैन के साथ जो वक्त गुजरता है वो डेफिनेटली हमारी अटैचमेंट होती है, हमारे वालिदैन होते हैं, लेकिन जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो रोशनी दिखाने वाले लोग हैं, जब कोई बात समझ में नहीं आ रही होती, जब कोई ऐसी एक बंद गली में जाता हुआ इंसान महसूस होता है, जब कोई टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, तो आप अपने टीचर से वो बात शेयर करें और यकीनन आपको वो रास्ता मिलता है, रोशनी मिलती है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ में उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है, और उस्ताद की पिटाई भी ज़रूरी है। बिल्कुल जी, उस्ताद की पिटाई भी उसी तरह होती है जैसे वालिदैन की पिटाई होती है, तो ये बुरा नहीं मानना चाहिए। टीचर्स को उसी तरह रिगार्ड दें कि जिस तरह आप अपने वालिदैन को रिगार्ड देते हैं, और जब कभी जहाँ मिलें उसी अदब से मिलें, और उसी तरह मिलें जिस तरह आप अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो सारे टीचर्स को, आज का दिन आपके नाम है, और आज का पूरा शो भी हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। इसी के साथ मुझे महर को और मुझे हुमैर को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग टैलेंट न्यूज़।